हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे यूजीसी नेट के जो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है। लेटेस्ट मतलब अभी जो 2021 में क्वेश्चन पेपर पूछा गया है आपसे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन विद आंसर। साथ ही आपको उस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ भी मिल जाएगी टेलीग्राम पे। तो फ्रेंड, जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। यहाँ पर अबाउट सेक्शन पर भी जाकर के आप जो हमारे लिंक हैं उसको देख सकते हैं। इंस्टाग्राम ज्वाइन होना चाहते हैं, फेसबुक पेज, वेबसाइट जहाँ पर हमारा फ्री स्टडी मटेरियल है, उसके अलावा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ट्विटर अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के साथ में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज की। स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन पेपर दिखाने वाले हैं। जो लास्ट हमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे वो था हमारा यूजीसी नेट 2021 का, जो पॉलिटिकल साइंस का शिफ्ट 1 में पेपर आया था। यहाँ पर आप वो देख सकते हैं, शिफ्ट 1 में यूजीसी नेट पेपर 1 जीपी यहाँ लिखा हुआ, जीपी सेट 5A, यानी कि जनरल पेपर का सेट 5 यहाँ पर दिया हुआ है। इसके लिए इसका जो मेरा पार्ट 1 था और उसकी लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, जहां पर हमने सॉल्व किया था डीआई का सॉल्यूशन के साथ। यहाँ पर आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम से। और अगर किसी को भी कोई इश्यू होता है या आप ज्वाइन करना चाहते हो, नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, कैसे करना है, या किसी क्वेश्चन को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो भी आप हमसे टेलीग्राम पे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। ठीक है, पार्ट 1 की लिंक हम ऊपर आई, जब आप देखेंगे ऊपर की तरफ एक आई बना हुआ है, वहां से भी इंफॉर्मेशन से भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पार्ट 1 में काफी कुछ सॉल्व कर चुके थे। स्क्रीन पे देख लीजिए, ये सारे क्वेश्चन जो 2021 में आपसे पूछे गए पेपर 1 में। जो भी लाइव आना चाहते हैं जल्दी से लाइव आ सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज सिर्फ फोकस होगा क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, यहां पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। स्मिता रोड हर स्कूटी नॉर्थवर्ड्स, देन टर्न लेफ्ट एंड देन अगेन रोड टू हर लेफ्ट 4 किलोमीटर. She found herself exactly 2 kilometers west of her starting point. How far did she ride northward initially? यहाँ पर देख सकते हो अलग अलग हिसाब से क्वेश्चन दिए गए हैं, ऊपर नीचे पूरा स्क्रॉल किया हुआ है क्वेश्चंस को। ठीक है, तो यहाँ पर 16 क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में कुछ और क्वेश्चन नंबर था, बट चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर इसको सॉल्व करने का तरीका भी बताया था कि पूरब दिशा किसे मानेंगे, ईस्ट को, और वेस्ट किसको मानेंगे। इस तरीके का डायरेक्शन आपका बनता है। ठीक है, डायरेक्शन के क्वेश्चन में इस तरीके का यहाँ पर आपका क्वेश्चन बनता है। यहाँ पूरब आपके उल्टे हाथ की तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ पूरब, और वेस्ट आपके लेफ्ट की तरफ आपका वेस्ट होगा और पूरब की तरीके आपका राइट होगा। ठीक है, इस तरीके से एक छोटा सा डायग्राम आप बना लीजिएगा, तो उससे क्या होगा, इसको फाइंड आउट करना आराम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि इसमें क्या लिखा है, स्मिता अपनी स्कूटी से उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करने के उपरांत, उत्तर दिशा किधर है, उत्तर दिशा इधर। ठीक है, उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करने के उपरांत यानी यहाँ पर चली और चलने के बाद बाएं मुड़ गई, बाएं मुड़ी यहाँ पर। उसके बाद बाएं किधर है, आपका लेफ्ट है। मुड़कर 4 किलोमीटर चली, फिर से बाएं मुड़ गई और फिर 4 किलोमीटर चली। अगर अब वे अपने प्रस्थान बिंदु से 2 किलोमीटर पश्चिम में है, 2 किलोमीटर, ये रहा 2 किलोमीटर पश्चिम में है, तो क्या होगा, क्योंकि 2 किलोमीटर पश्चिम में है, उत्तर दिशा में कितने किलोमीटर की शुरुआती यात्रा की है, तो कितने किलोमीटर की शुरुआती यात्रा की है, ये डिस्टेंस तो यहाँ पर मेंटेन हो गया। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो कितने किलोमीटर की, 4 किलोमीटर की। ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू 4 किलोमीटर, तो सही आंसर यहाँ पर 4 किलोमीटर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम पर भी पूछा था आप सबसे। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही 108 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा से आ रही 112 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 6 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की गति क्या है। ठीक है, यहाँ पर ट्रेन का स्पीड पूछा गया है। 108 मीटर लॉन्ग ट्रेन मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर आवर क्रॉसेस अ 112 meters लॉन्ग ट्रेन कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन इन 6 सेकेंड, द स्पीड ऑफ द सेकेंड ट्रेन इज।
तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, कितनी टोटल है, 108 मीटर है और 112 मीटर लंबी, ठीक है। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर जल्दी से सॉल्यूशन भी देखते चलते हैं। टोटल कितना ट्रेवल किया है, तो टोटल ट्रेवल हुआ है 108, ठीक है, 108 मीटर और 112 मीटर, तो टोटल कितना हुआ, 220 मीटर। फिर डिस्टेंस का हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम। अब क्या करेंगे, अगर यहाँ पर ट्रेन की बात करें कि अगर जो दूसरी ट्रेन की गति है उसको मान लीजिए हमने x मान लिया, तो यहाँ ये 220 है, ठीक है, 220, तो हम क्या करेंगे, 220 क्या लिखा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही, कितने किलोमीटर की घंटे की गति चल रही, 50, तो 50 लिख दिया यहाँ पे, प्लस x, ठीक है, इनटू, क्योंकि हमें किस में बदलना है, याद रखिए किलोमीटर घंटा लिखा है, और यहाँ पर हमारी जो यहाँ पर ये जो चीजें लिखी गई हैं ये किस में है, आपकी सेकेंड्स में है, मीटर में है, तो इसे हमें कन्वर्ट करना होगा किलोमीटर में, किलोमीटर घंटे में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, अगर हमें किलोमीटर घंटे में कन्वर्ट करना होता है तो 5/18 करेंगे। अब इसको सॉल्यूशन निकाल लेंगे, अब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, कितने घंटे में कितने टाइम में पार करती है, 6 सेकंड में, तो 6 को लिख दीजिए यहाँ पे। अब क्या करना है, इतना सॉल्यूशन निकालिएगा। इतना सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या किया जाएगा, साइड में लिखा देती हूँ, 50 प्लस x इक्वल टू 132, ठीक है। फिर क्योंकि 132 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 132 माइनस 50 इक्वल टू x। फिर क्या करेंगे, अब इसको इससे माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद कितना आएगा, x इक्वल टू 82, ठीक है, x इक्वल टू 82, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 82 किलोमीटर। ना समझ में आया हो तो दोबारा से इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, नहीं तो टेलीग्राम पर डाल दीजिएगा, आपस में डिस्कस करिएगा और चीजें क्लैरिटी होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ 30 मीटर लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ 15 मीटर वॉल such that it just reaches the top of the wall, the angle of the elevation of the wall is। अगर 30 मीटर की सीढ़ी 15 मीटर की दीवार से इस प्रकार लगाई जाए कि दीवार के शीर्ष को छूती हुई हो और दीवार का उन्नयन कोण हो, कितने मीटर की दीवार है, मान लीजिए 15 मीटर की दीवार है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, 30 मीटर की एक सीढ़ी लगा रहे हैं, लगा दी सीढ़ी 30 मीटर की, कितने मीटर की, 30 मीटर की सीढ़ी लगा दी, दीवार पे लगाई है तो ऐसे ही तो बनेगा, ठीक है। 15 मीटर की दीवार है, 30 मीटर की है। अब इन्होंने बोला जो कोण बनेगा वो कौन सा होगा। अब ऐसे अगर आप देखोगे तो थोड़ी भी अगर आपको नॉलेज होगी तो यहां पर आप इसका डिग्री निकाल लोगे, कोण निकाल लोगे। अदरवाइज क्या करना है, ए सी इक्वल टू 30 मीटर, ए बी सी, ठीक है, ये हो गया, ए सी इक्वल टू 30 मीटर, ए बी इक्वल टू 15 मीटर, ठीक है। फिर क्या करेंगे, यहां पे इसको ले जाएंगे 15/30, कितना होगा 1/2। अब क्या करेंगे, अगर 1/2 यानी 1/2 आएगा तो यहां पर इसका जो सही आंसर होगा इसके आधार पर अगर हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 30 डिग्री, कितना होगा हमारा आंसर 30 डिग्री। इसको सॉल्व करके देखिएगा कितना आंसर निकलेगा, जरा मुझे भी कंफर्म करिएगा कि 30 डिग्री होगा या कितना होगा। अकॉर्डिंग टू मी इसका सही आंसर होना चाहिए 30 डिग्री, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग अ चेयर ऑफ 752। देखिए कितने का एंगल होता है, यहां पर कुछ कंफ्यूजन हो सकती है कि कितने का एंगल है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़िएगा, ठीक है, डिटेल पढ़ोगे तो ही समझ में आएगा। The profit earned by selling a chair of for rupees 752 is 1.2 times the loss incurred when the same chair was sold for rupees 400. What is the cost price of the chair? अगर किसी कुर्सी को 752 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उसी कुर्सी की 400 रुपए में की गई बिक्री से होने वाली हानि का 1.2 गुना है तो कुर्सी का लागत मूल्य क्या होगा। अब यहां पर मान लीजिए, यहां पर कॉस्ट प्राइस अगर हम मान लेते हैं, कॉस्ट प्राइस जो है वो x मान लिया, ठीक है, लागत मूल्य पूछा है, कॉस्ट प्राइस पूछा है, मान लेते हैं CP इक्वल टू x।
फिर कैसे निकालेंगे कि 752 माइनस एक्स 1.2 कितने गुना है 1.2 x माइनस 400 कितना 400 रुपए की बिक्री से होने वाली हानि का 1.2 है, तो ठीक है 1.2 x माइनस 400। अब इसका सॉल्यूशन अगर आपने निकाल लिया तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करना है 752 माइनस एक्स इक्वल टू 1.2 क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा माइनस 1.2 का 400 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 480। फिर क्या करेंगे इधर इसको ले आएंगे इस तरफ तो कितना हो जाएगा हमारा 132 1232 और x इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2.2। ठीक है, अब क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 1232 को किससे डिवाइड करना है 2.2 से, तो कितना आंसर आ जाएगा डिवाइड करने के बाद इसका जो सही आंसर होगा 560। कैसे निकालेंगे अगर किसी कुर्सी को 752 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उसी कुर्सी का, तो यहां पर हमने इसका कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस निकालने का जो लागत मूल्य है वो है 560 रुपए, सही आंसर होगा 560। फिर लिखा है 3 men 4 women and 6 children can complete a work in 7 days. A woman does double a work a man does and a child does half the work a man does. How many women alone can complete this work in a 7 days? ठीक है, यहां पर इन्होंने कहा है कि अगर 3 पुरुष 4 महिलाएं और 6 बच्चे हैं किसी कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं 7 दिन में पूरा करते हैं। तो अगर प्रत्येक महिला प्रत्येक पुरुष से दुगना काम करती है, दुगना काम करती है कितना, अगर हम यहां पर मान लें 2 आदमी मिलकर एक महिला बनी है ना, महिला क्योंकि डबल काम कर रही है पुरुष से, ठीक है, तो क्या लिखा है और प्रत्येक बच्चा पुरुष की तुलना में आधा काम करता है। तो अगर हम 1 मैन की बात करें तो कितना हो जाएगा 1/2 वुमेन। ठीक है, उसके बाद 3 मैन इक्वल टू, क्योंकि 3 पुरुषों की बात हुई है तो 3 मैन इक्वल टू, सॉल्व करें, जब तक सॉल्व नहीं करेंगे समझ में नहीं आएगा, 3/2 वुमेन। ठीक है, यानी एक पुरुष के बदले 2 वुमेन, यानी एक महिला एक पुरुष से दुगना काम करती है, तो कितना हो जाएगा एक पुरुष के बदले, अगर हम बात करें ये पुरुष हो गया ये महिला हो गई, एक के बदले 2। ठीक है, अब यहां पर 3 पुरुष हैं उसको निकाल लिया। अब लिखा है कि अगर प्रत्येक बच्चा पुरुष की तुलना में आधा काम करता है तो क्या करेंगे, अब चाइल्ड का निकाल लीजिए। चाइल्ड का क्या होगा, अगर 2 चाइल्ड इक्वल टू 1 मैन कर दे तो 2 चाइल्ड इक्वल टू 1 मैन, या फिर 1/2 वुमेन। तो इसको क्या कर सकते हैं, किस तरीके से और लिखा जा सकता है इसको, 1 चाइल्ड इक्वल टू 1/4 वुमेन, 6 चाइल्ड यानी 6 बच्चों की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा 6/4 इक्वल टू 3/2, 3 आदमी और यहां पर 6 बच्चे हो गए। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 3/2 प्लस 4 प्लस 3/2 इक्वल टू 7, तो सही आंसर क्या होगा 7 वुमेन। ठीक है, इन क्वेश्चंस को अभी तो मैं सॉल्व कर रही हूं बट मुझे नहीं लगता ज्यादा लोगों ने इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, तो जब तक आपको बेसिक नहीं आएगी तब तक आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, और हो सकता है किसी के पास बहुत ही इजी ट्रिक हो तो उसको भी हमारे साथ शेयर कर सकते हो। हमारा एक तरीका अलग है सॉल्व करने का, आपका तरीका अलग हो सकता है। हमारे मेन मतलब क्या है यहाँ पर कि आपका आंसर सही होना चाहिए, ट्रिक आपकी सही होनी चाहिए, और किसी को भी इससे ज्यादा इजी ट्रिक कोई आती हो तो जरूर बताएं। ठीक है, ये हो गए मैथमेटिकल के क्वेश्चन। अब आया एक क्वेश्चन स्टेटमेंट का, अकॉर्डिंग टू न्याय फिलोसॉफी एंड आर्ग्यूमेंट प्रोसीड ओनली ऑन दोज इशू दैट आर कंप्लीटली अननोन। अकॉर्डिंग टू न्याय फिलोसॉफी एंड आर्ग्यूमेंट डज नॉट प्रोसीड ऑन दोज इश्यूज दैट आर वेल एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर स्टेटमेंट का सही आंसर,
न्याय दर्शन के अनुसार तर्क वितर्क केवल उन विषयों में होता है जो पूर्णतः अज्ञात है। अच्छा, अगर आपको कोई चीज नहीं पता है तो आप उसके लिए आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं क्या? अगर आपको कोई चीज नहीं पता है तो आप उसके लिए आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बिकॉज अगर हमें कोई चीज पता है, न्याय दर्शन भी यही चीज कहता है कि अगर हमें कोई चीज पता है तो ही हम उस चीज पर तर्क वितर्क कर सकते हैं। फिर है कि न्याय दर्शन के अनुसार तर्क वितर्क उन विषयों में नहीं होता जो सुस्थापित है, यानी जो ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड है, ऑलरेडी जिसके बारे में सब वो लोग वेल नोन है, उसके बारे में तर्क वितर्क नहीं हो सकता। अगर सूरज जो है सबको पता है कि पूरब से निकलता है, ये सबको पता है, वेल एस्टेब्लिश स्टेटमेंट है, सबको पता है ये चीज की यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो अगर हम उनके बारे में तर्क करेंगे तो क्या होगा, वो चीज नहीं होगी। तो यहां पर तर्क वितर्क उन विषयों में नहीं होता जो सुस्थापित यानी कि वेल एस्टेब्लिश्ड है। तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गलत है और दूसरा सही है। ठीक है, ये पूरी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी, एक बारी आप लोग भी इसको पढ़ के सॉल्व करना। विद रेफरेंस टू न्याय फिलोसॉफी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर आता है जल्दी से कमेंट करिएगा। न्याय दर्शन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? लिंग अथवा हेतु कारण और अनुमान का प्रचलित कारण नहीं है। हेतु वर्तमान की वस्तु हो सकता है किंतु भूत अथवा भविष्य का नहीं। हेतु भूत और भविष्य होने पर अनुमान में प्रकार्य कर सकते हैं। व्याप्ति और हेतु और साध्य के बीच पूर्ण संबंध के ज्ञान के अतिरिक्त हेतु निष्पत्ति तक पहुंचा जा सकता है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू? डेट इज लिंग और हेतु कारण और अनुमान का प्रचलित कारण नहीं है। The link or the middle term is not the current or operative cause of inference। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 1 है वो सही है। फिर एक स्टेटमेंट आया, मीमांसक एंड वेदांतीस एग्री विद द न्यायिकास that the syllogism consists of 5 members of proposition। मीमांसाक and Vedantis agree with the न्यायिकास that the syllogism is necessary only for प्रत अनुमान और डेमोन्स्ट्रेट इन्फ्रेंस एंड नॉट फॉर द स्वार्थ अनुमान और इन्फ्रेंस फॉर वन सेल्फ। देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं इस समय। ठीक है, तो इसी तरीके के क्वेश्चन अगर 50 में से इस तरीके के 3 से 4 क्वेश्चन आ जाएंगे तो हाल खराब हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें करना क्या है? ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें करना क्या है? हमें जाना है, मैं 1 मिनट दिखा भी देती हूँ। हमें जाना है, इसको सर्च करना है कहाँ पे? गूगल पे। गूगल पे इन सब चीजों को सर्च करना है, याद रखिए, क्योंकि जब तक आप 1 मिनट मैं देख रही हूं अवेलेबल है, दिख रहा है सबको? ठीक है, यहां पर आप लोग मीमांसा दर्शन देख रहे होंगे, मीमांसा दर्शन लिखा है। और एक चीज मैंने आपसे कहा है, हमेशा कहती हूं कि देखिए एक चीज समझ के चलिए कि जब हम लोग कोई चीज पढ़ाई करते हैं तो उसको पूरी पढ़ाई करो। होता क्या है, मान लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ा रहे हैं या हम कोई क्लास ले रहे हैं, तो एक लिमिटेड टाइम होता है जहां पर हम लिमिटेड ही कॉन्सेप्ट को पढ़ा सकते हैं। लेकिन आपके पास पूरा टाइम है, आप बैठे हो, आप सो रहे हो, आप 2 मिनट के लिए आपके पास समय हो तो मीमांसा दर्शन को आप ओपन कर लीजिए। मीमांसा दर्शन विकिपीडिया, इसमें आपको एक नहीं 100 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि पूछे जाने के चांसेस हैं। मीमांसा दर्शन हिंदुओं के 6 दर्शनों में, 1 मिनट मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ, थोड़ा सा देखती हूँ, दिख रहा है सबको? मीमांसा दर्शन हिंदुओं के 6 दर्शनों में से एक है। अगर आपसे 6 दर्शन पूछे जाएं यूजीसी नेट एग्जाम में तो कहां से आप बता सकते हो? यहां से। तो विकिपीडिया उठा करके पढ़ लो। एक चीज मैं बता दूं, बुक के सहारे मत रहो। बहुत सारी चीजें इस समय आपके, चाहे यूट्यूब चैनल हो, चाहे आपका गूगल हो, चाहे विकिपीडिया हो, उसमें सब जगह पे आपके पास इंफॉर्मेशन ही इंफॉर्मेशन है। और जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, जो अभी का लेटेस्ट 2021 की मैं बात करूं तो वो पूरा का पूरा आपके इसी गूगल से ही लिया गया है। जितने मैथमेटिकल क्वेश्चन लिए गए हैं गूगल से ही सर्च किए गए हैं, पता है आपको?
इसलिए इनको पढ़ना जरूरी है। सिर्फ उतना मत पढ़िए कि मैम ने हाँ भाई बता दिया, मीमांसा का एक क्वेश्चन आया था, बात खत्म, नहीं। उसके अलावा किसको पूर्व मीमांसा या वेदांत को किसको उत्तर मीमांसा कहा जाता है, किसको पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा कहा जाता है, तो लिखा है इस शास्त्र को किसको, मीमांसा को पूर्व मीमांसा भी कहा जा सकता है और वेदांत को उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है। पूर्व मीमांसा में धर्म का विचार है, उत्तर मीमांसा में ब्रह्म का। पूर्व मीमांसा को धर्म मीमांसा और उत्तर मीमांसा को ब्रह्म मीमांसा भी कहा जाता है। जैमिनी मुनि के द्वारा रचित सूत्र होने से मीमांसा को जैमिनीय धर्म मीमांसा भी कहा जाता है। इसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल अवेलेबल है, पूरी की पूरी डिटेल अवेलेबल है। करना हमें सिर्फ इतना है कि हमें पढ़ना है। यहाँ पर देखिए मीमांसा दर्शन का स्वरूप, प्रमाण के निर्देश, इन सबको अभी टाइम है एग्जाम में, आप लोग इसको अगर पढ़ोगे तो सब चीजें क्लियर होती जाएंगी। जैसे बुक पढ़ते हो सेम ऐसे ही आपको बुक मार्क करना है। इंग्लिश में देखना है तो इंग्लिश में भी आप ट्रांसलेट कर सकते हो। इंग्लिश में मैं कर लेती हूँ जरा सा। सब आज के टाइम में यार अवेलेबल है, बुक परचेस करने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ जो पूरी पूरी बुक का पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल है, वहां से कलेक्ट कर लो। लेकिन ये जो चीजें हैं इसे भी पढ़िए। देखिए इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रूफ इन रिलीजन, सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, क्या क्या चीजें हैं, सिर्फ उतना मत पढ़ो जितना बुक में है, उससे ज्यादा भी पढ़ने की जरूरत है। आने वाले टाइम के लिए भी कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ होगा और उसको आप तभी क्वालिफाई कर पाओगे। फर्स्ट सूत्र, सेकंड सूत्र, ट्रिब्यूनल कंसिस्ट ऑफ 6 सबस्टांसेस, कौन कौन से हैं, ठीक है। फोर्थ सूत्र, फिफ्थ सूत्र कौन कौन सा है, रिलेशन ऑफ मैन टू द वेदास, पढ़ लो एक बार। सेल्वेशन एंड इट मीन्स क्या होता है, ठीक है। इन सब के बारे में मैं क्यों ये दिखा रही हूं, मैं ना भी दिखाऊं, मैं भी लिमिटेड ही पढ़ा दूं, बट ऐसा नहीं है ना, आपको मुझे ज्यादा से ज्यादा नॉलेज देनी है। इसीलिए मैं आप सबसे कह रही हूं कि प्लीज आप लोग थोड़ा सा इसको भी पढ़ना शुरू करिए, ठीक है। तो क्वेश्चंस जब आपके सामने आएंगे तो आप अच्छे से उनका जवाब दे पाएंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा कि मीमांसा और वैदिक न्यायिकों के साथ इस बात पर सहमत है कि न्याय वाक्य में 5 सदस्य और प्रतिगिप्तियां होती हैं, तो ये गलत है। मीमांसक और वेदांती न्यायिकों के इस बात पर सहमत है कि न्याय वाक्य केवल परार्थनुमान अथवा प्रदर्शनकारी अनुमानों के लिए आवश्यक है, न कि स्वार्थमान और स्वानुमान की। ये सही होगा कि गलत होगा भाई, एक बार कंफर्म करना। मेरे ख्याल से दोनों ही सही हैं। ये मेरे हिसाब से दोनों ही सही हैं। एक बार आप लोग भी कंफर्म कर लेना, दोनों ही सही लग रहे हैं मुझे, ठीक है। दोनों ही सही लग रहे हैं मुझे, दोनों ही सही लग रहे हैं। तो यहां पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फैलेसी के बारे में। फैलेसी के बारे में, अ फॉर्मल फैलेसी इज वन दैट मे बी आइडेंटिफाइड थ्रू मेयर इंस्पेक्शन ऑफ द फॉर्म और स्ट्रक्चर ऑफ एन आर्ग्यूमेंट. Formal fallacies are found only in deductive argument that have identifiable forms. In the light of the above statement, choose the correct answer from the options given below. क्या होगा इसका सही आंसर? औपचारिक हेत्वाभास वह है जिसे तर्क वाक्य की आकारिक संरचना के निरीक्षण मात्र से चिन्हित किया जाता है। औपचारिक हेत्वाभास केवल निगमनात्मक तर्क में पाए जाते हैं जिनकी अभिनिर्धार्य आकारिक संरचना हो। क्या होगा इसका सही आंसर? ध्यान से इसको पढ़ो। ऑप्शन नंबर क्या होगा, एक बार इधर भी देख लें। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका ये दोनों ही जो आंसर दिए गए हैं, ये दोनों ही आंसर सही है कि गलत है? पहला आंसर, दूसरा आंसर दोनों ही सही हैं। औपचारिक हेत्वाभास वह है जिसे तर्क वाक्य की आकारिक संरचना के निरीक्षण मात्र से चिन्हित किया जा सकता है और औपचारिक हेत्वाभास केवल निगमनात्मक तर्क वाक्य में पाए जाते हैं जिसकी अभिनिर्धारित आकारिक संरचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
whoever trusts a knife into another person should be arrested. Surgeon trusts a knife into another person when operating, therefore surgeon should be arrested. Which fallacy is committed in the following argument? यानी कि जो कोई भी किसी व्यक्ति पर चाकू चलाता है तो उसे गिरफ्तार करना चाहिए। शल्य चिकित्सक जो शल्य क्रिया के क्रम में अन्य व्यक्ति पर चाकू का प्रयोग करता है तो शल्य चिकित्सक को गिरफ्तार करना चाहिए। तो यहां पर आपसे फैलेसी पूछी गई है, तो यहां पर कौन सी फैलेसी होगी? अब हमने क्या करना है, जैसा कि मैंने कहा आप लोग गूगल पे अगर देखो, बुक में हर एक चीज डीपली नहीं दी गई है। रेड हेयरिंग के बारे में पढ़ लीजिए, हैस्टी जनरलाइजेशन, यहां से आप लोग कहते हो ना कि मैम नोट्स कैसे बनाई, ये नोट्स ही होंगे आपके। अगर आप पता कर लें कि अविचारी सामान्यीकरण क्या है, संयोग का हेत्वाभास क्या है, रेड हेयरिंग क्या चीज होती है, इन सब के बारे में अगर आपको पता होगा तो इसका सही आंसर भी पता होगा कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पर चाकू चलाता है तो उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। शल्य चिकित्सक यानी एक अगर सर्जन अपने पेशेंट के लिए अगर वहां पर चला रहा है तो ये एक संयोग है कि वो चला रहा है क्योंकि उसे ऑपरेशन करना है, या फिर एक संयोग मान सकते हैं, या फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट इसे कहा जा सकता है। लेकिन अपील टू अनक्वालिफाइड अथॉरिटी, फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट, रेड हेयरिंग और हैस्टी जनरलाइजेशन, इसके नोट्स बना लीजिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। फिर यहां पर आपसे पूछा गया द नेक्स्ट नंबर P in the sequence of binary numbers 0, 10, 100, 110 P is, तो यहां पर सही आंसर होगा 1000। कितना आंसर सही होगा? P का मान, इसको भी सर्च करिए, मैं हमेशा कहती हूं सर्च करिए, जितना ज्यादा सर्च करोगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। फिर हम यहां पे आते हैं, यहां पे है आपका करेक्ट ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग कंप्यूटर मेमोरी टाइप्स रैंक फ्रॉम स्लोएस्ट टू फास्टेस्ट इन द टर्म ऑफ एक्सेस टाइम। यानी कंप्यूटर के निम्नांकित मेमोरी प्रकारों को सबसे धीरे से सबसे तीव्र की ओर, यानी जो सबसे धीरे चलती है से लेकर आपको जो सबसे तेज चलती है उसके क्रम में व्यवस्थित करना है। कौन कौन सी है? कैशे, सीडी रोम, हार्ड डिस्क, रैम, रजिस्टर। कंप्यूटर की निम्नलिखित मेमोरी को धीरे से ज्यादा की ओर करते हुए व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले कौन सी मेमोरी आती है भाई? हिंदी इंग्लिश दोनों में ही समझ में आ रहा होगा, इसमें तो कोई ऐसी वो इशू नहीं है कि समझ में ना आए। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका सही आंसर? ज्यादा जूम करेंगे तो दिखेगा नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सीडी रोम सबसे कम, फिर आएगी सीडी रोम सबसे कम यानी सबसे पहले आएगा ये, फिर आएगी सीडी रोम के बाद हार्ड डिस्क, दूसरे नंबर पे ये धीरे चलती है, फिर उसके बाद कौन सी है? रैम, फिर फास्ट कौन सी है? कैशे मेमोरी, फास्ट सबसे फास्ट है रजिस्टर। तो स्लोएस्ट टू फास्टेस्ट में सबसे सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3, BCDAE इसका सही आंसर है। यानी धीरे, जिसकी गति धीरे है उससे बढ़ाते हुए तेज स्पीड पे ले जाना है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है CPU एग्जीक्यूट सॉफ्टवेयर डायरेक्टली फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी। A software is termed as an open source software if it can be downloaded from the internet. CPU जो है द्वितीयक मेमोरी से सॉफ्टवेयर को प्रत्यक्षता कार्यान्वित करता है। किससे? सेकेंडरी मेमोरी से सॉफ्टवेयर को कैसे डायरेक्टली कर सकता है? आई डोंट नो, तो ये गलत है। अ सॉफ्टवेयर यानी कि यह सॉफ्टवेयर मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर कहलाता है जिसे कि इंटरनेट से डाउनलोड किया जा सकता है, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो यहां पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 2021 के लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी 2020 में देखा जा चुका है विकी के बारे में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट विकीज आर ट्रू? विकीपीडिया जिसे कि विकीज कहा गया, यहां पे विकी के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? Wiki pages can be locked by moderators to prevent vandalism. Every change that is made to a wiki page is logged and can be viewed in a history list.
और विकी इज डिजाइन टू अलाउ पीपल टू कोलैबोरेट इजिली, यानी विकी पृष्ठों का दुरुपयोग रोकने के लिए मॉडरेटर इसे लॉक कर सकता है। बिल्कुल सही है। विकी पृष्ठ में किया गया प्रत्येक परिवर्तन अंकित किया जाता है कि उसे हिस्ट्री लिस्ट में देखा जा सकता है। ये भी सही है। विकी का अभिकल्पन, विकीपीडिया, विकी मतलब विकीपीडिया, विकी का अभिकल्पन लोगों को आसानी से सहयोग की अनुमति देता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि विकीपीडिया से आप लोग सर्च कर सकते हो कोई भी चीज, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो अपनी एजुकेशन से रिलेटेड। बाकी इग्नू में भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। इग्नू के ई ज्ञान कोश से भी डाउनलोड कर सकते हो, जो ना समझ में आए वो पूछ लेना। अब आपसे पूछा गया डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन और उसका पर्पस। सबसे पहले आता है स्वयं, स्वयं प्रभा, डिजी लॉकर, नेट। इससे रिलेटेड मैंने आपको क्लासेस भी ली थी और बताया भी था कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो इस मैचिंग का आंसर जल्दी से मुझे बताएं कि क्या होगा इस मैचिंग का आंसर। इंग्लिश में देख लो, फिर मैं आपको हिंदी में भी दिखाती हूं। इंग्लिश में पढ़ लो और ये पीडीएफ भी कलेक्ट कर लेना। कहां से? टेलीग्राम ग्रुप 1 से। पेपर 1 का जो ग्रुप 1 ऑलरेडी हमारा बना हुआ है पेपर 1 का, वहां से कलेक्ट कर सकते हो। उच्च शिक्षा संबंधी डिजिटल पहल और उसके प्रयोजन। स्वयं किस चीज के लिए है? स्वयं प्रभा किसके लिए है? डिजी लॉकर किसके लिए है? एनएडी नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी किसके लिए है? स्वयं, स्वयं किसके लिए है? कहीं भी, कहीं कभी भी उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए मूक्स यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। स्वयं प्रभा किसके लिए है? उच्च स्तर शिक्षा के लिए डीटीएच चैनल। डिजी लॉकर किसके लिए है भाई? भौतिक अवस्थिति से असंयुक्त वैयक्तिक ई दस्तावेजों का भंडारण और उपलब्धता। और एनएडी यानी नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी का क्या होगा? जहां पर आप अपने शैक्षिक जो है अंक पत्र उपाधियां भंडारण करते हो, स्टोरेज करते हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका सही आंसर होगा। इंग्लिश में भी देख लो एक बार। स्वयं, स्वयं मूक फॉर हाई क्वालिटी एजुकेशन एनीवेयर एनी टाइम। स्वयं प्रभा फ्री डीटीएच चैनल फॉर हाई क्वालिटी एजुकेशन। डिजी लॉकर जहां आप स्टोर एंड एक्सेस पर्सनल ई डॉक्यूमेंट इरेस्पेक्टिव ऑफ फिजिकल लोकेशन। और नेड ऑनलाइन स्टोर एंड एक्सेस ऑफ एकेडमिक अवार्ड नेमली डिग्री, मार्कशीट एक्सेट्रा। ठीक है, इनके बारे में स्वयं, स्वयं प्रभा या स्वयं प्रभा, डिजी लॉकर, एनएडी, इन सब की आपसे डिफरेंसेस भी पूछे जा सकते हैं या स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन आ सकता है। अब आया यहां पर एनवायरमेंट का क्वेश्चन। द वेस्ट कंपोनेंट ऑफ वेस्ट कैटेगराइज एज ट्रैश कंसिस्ट ऑफ। कचरा के रूप में श्रेणीकृत अपशिष्ट का अवशिष्ट घटक कौन सा है? क्या होगा इसका सही आंसर? ट्रैश, कचरा के रूप में, कचरा के रूप में श्रेणीकृत यानी द वेस्ट कंपोनेंट ऑफ वेस्ट कैटेगराइज्ड एज अ ट्रैश। ट्रैश देखा है आपने कभी? इस तरीके से बना होता है ना कई जगह पे, इस तरीके से जहां क्रॉस का निशान करके बना होता है ट्रैश में। क्या होएगा? एक होगा वुड और एक होगा पेपर, कार्डबोर्ड, कार्टून्स। तो क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ई, यानी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी एसडीजी के गोल 12 की बात हो रही है। सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, मैंने कहा था डाटा पूछा जाता है आपसे। वन ऑफ द टारगेट इज टू रिड्यूस पर कैपिटा फूड वेस्ट एट द रिटेल एंड कंज्यूमर लेवल बाय अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12 सस्टेनेबल कंजप्शन एंड, अरे इसको हिंदी में नहीं लिखा, वन ऑफ द टारगेट टू रिड्यूस पर कैपिटा फूड वेस्ट एट द रिटेल एंड कंज्यूमर लेवल बाय, यानी यहाँ पर जो आपका फूड का वेस्ट होता है उसको कितना कम करने की बात हो रही है। तो जिससे कि जो ज्यादा आपका फूड वेस्टिंग होती है, चाहे वो रिटेल में यानी होटल में हो या किसी भी जगह पे हो सकती है, तो उसको कितना कम करने की बात हो रही है। सही आंसर होगा 1/2। ठीक है, आपका जो कंजप्शन एंड प्रोडक्शन से रिलेटेड यहाँ पर जो टारगेट है आपका, उसमें जो रिड्यूस यानी कम करना, कैपिटा फूड वेस्ट यानी जो खाना बच जाता है जिसको वेस्ट किया जाता है,
उसको रिटेल मतलब जैसे आपके होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, यहाँ पर जो कम करने की बात करी गई है वो कितनी करी गई है, 1/2। ठीक है। स्मॉल हाइड्रो पावर पोटेंशियल इन इंडिया इज एस्टिमेटेड अप्रोक्सीमेटली एज, भारत में लघु जल शक्ति संभाव्यता कितनी होने का अनुमान है? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? स्मॉल हाइड्रो पावर पोटेंशियल इन इंडिया इज एस्टिमेटेड अप्रोक्सीमेटली एज 20 गीगावाट, गीगावाट GW। ठीक है। फिर है द ग्लोबल एनवायरमेंटल इशू ऑफ ओजोन डिप्लेशन इज ड्यू टू इमिशन ऑफ, ओजोन डिप्लेशन से बहुत क्वेश्चन आए इस बारी, लगातार हर क्वेश्चन पेपर में इसका क्वेश्चन था। ओजोन क्षय की वैश्विक पर्यावरणीय समस्या किसके उत्सर्जन के कारण है? सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड? क्या होगा इसका सही आंसर? ओजोन क्षय की यानी जो ओजोन डिप्लेशन होता है, समस्या किसके उत्सर्जन के कारण है? किसके उत्सर्जन? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन के कारण, मीथेन के कारण। तो यहां सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ABC। क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 4 ABC। फिर से, अरे फिर से सेम क्वेश्चन आ गया, ये क्या है? फिर से मैचिंग आ गई? फिर से सेम मैचिंग यहां पर दिख रही है, पर्पस सेम चीज ही दिख रहा है भाई। स्वयं प्रभा, डिजी लॉकर, नेट, यानी ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया। क्या है यार ये? डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन और पर्पस, स्वयं प्रभा, डिजी लॉकर, नेट, जबकि क्वेश्चन यहां कुछ और पूछा गया है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कुछ और होगा। वो अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, और इससे रिलेटेड आई थिंक ये वाला क्वेश्चन है, बट ये वाला मिसप्रिंट हो गया इंग्लिश में। किस प्राकृतिक आपदा को स्थलाकृति के रूप में श्रेणीकृत किया जा सकता है? यहां पर इसका सही आंसर होगा हिमस्खलन। वो तो एक अलग चीज है, वो तो हमने देखी। ठीक है, यहां पर तो वो अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। फिर एक क्वेश्चन था, NEP 2020 purpose to prepare which of the curriculum framework? NEP 2020 proposes to prepare which of the following curriculum framework? क्या होगा इसका सही आंसर? क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर 1 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी NCF फॉर स्कूल एजुकेशन। उसके अलावा क्या होगा? NCF फॉर टीचर एजुकेशन, NCF फॉर वोकेशनल एजुकेशन। ये 3 चीजें होंगी ACE आपके NCF में। नई शिक्षा नीति में किसका पाठ्यक्रम ढांचा तैयार करने की बात हो रही है? आपके राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा, शिक्षा हेतु, उसके अलावा व्यवसायिक शिक्षा हेतु। ये 3 चीजें यहां पर सही हैं। फिर एक क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज रिलेटेड टू सेल्फ ट्रांसेंडेंस, यानी कौन सा मूल्य स्व उत्कर्ष से संबंधित है? स्व उत्कर्ष से, तो डेट इज वैल्यू ऑफ फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता का मूल्य, स्वयं उत्कर्ष से स्वतंत्रता का मूल्य। फिर आया NEP 2020, दूसरा क्वेश्चन आप NEP का देख रहे हैं, प्रपोजेस टू एस्टैब्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू बॉडीज। नई शिक्षा नीति में 2020 जो आई, किन निकायों की स्थापना का प्रस्ताव है? क्या आंसर होगा इसका? SSSA सर्व शिक्षा अभियान, परख, IITI, NITI, NTA। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 परख, ऑप्शन नंबर 3। ये 3 चीजें हैं जिनकी स्थापना यानी निकाय, ये जो बॉडीज हैं, ठीक है, ये जो इंस्टीट्यूट है, इनकी स्थापना का प्रस्ताव रखा गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 ABC। नई एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ लीजिए क्योंकि उससे कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अपेक्स एडवाइजरी एंड नॉन स्टैचुरी बॉडी?
निम्न में से कौन सर्वोच्च सलाहकारी और गैर सांविधिक निकाय है? क्या होगा इसका सही आंसर? सर्वोच्च सलाहकारी और गैर सांविधिक निकाय। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर यार? सब इसमें तो क्वेश्चन थोड़ा अलग ही दे रखे हैं ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपेक्स एडवाइजरी एंड नॉन, आई थिंक नीति आयोग होना चाहिए इसका सही आंसर। नीति आयोग होना चाहिए इसका सही आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूजीसी? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? हुमायूं कबीर, देशमुख, मूलगांवकर या मूलचंद शर्मा? इसको भी सर्च कर सकते हो आप लोग गूगल पे। क्या कर सकते हो? गूगल पे सर्च कर सकते हो। क्या आंसर होगा जल्दी बताइए। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूजीसी, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूजीसी, जल्दी से आंसर करिए। गूगल पे चाहो तो गूगल पे सर्च करके बताओ, लेकिन आंसर करेक्ट बताओ। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूजीसी। यार आंसर यहां पे क्या दे रखा है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रथम अध्यक्ष। अरे यार ये क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ, जबकि शांति स्वरूप भटनागर हैं। यूजीसी के पहले तो शांति स्वरूप भटनागर ही हैं यार। ये क्वेश्चन ही गलत दे रखा है मेरे हिसाब से, क्योंकि हुमायूं कबीर तो बाद में आए हैं, इसके शांति स्वरूप भटनागर के बाद आए हैं। पहले तो शांति स्वरूप ही हैं। ये क्वेश्चन गलत दिया गया यहाँ पे। फर्स्ट यूजीसी के जो अध्यक्ष हैं, फर्स्ट चेयरमैन जो हैं, वो शांति स्वरूप भटनागर हैं। ठीक है, बट एक बार ये आप लोग भी कंफर्म करके बताना, बट जहां तक मुझे पता है शांति स्वरूप भटनागर है। अब यहां पर आपकी नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी है उससे रिलेटेड यहाँ पर आरसी दी हुई है, तो आरसी के लिए मैं आप सभी को ये पीडीएफ दूंगी फॉर प्रैक्टिस। आप लोग इस आरसी को सॉल्व करिए। ये इस पीडीएफ को मैं दूंगी, इसको सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद में अपने अपने आंसर मुझे फॉरवर्ड करिएगा टेलीग्राम पे। जहां पर ये मैं पीडीएफ आपको दूंगी वहीं पर आपको इस आरसी के क्वेश्चन मुझे देने हैं और चेक करना है कि हाँ भाई, हम अगर हमारे सामने ये आरसी आई होती तो हम इसको कैसे सॉल्व करते। आज के लिए अभी इतना ही, ठीक है। ये पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा। ये पूरा कंप्लीट हो गया है पॉलिटिकल साइंस का ये जो क्वेश्चन पेपर, पेपर 1। ऐसा नहीं है कि ये पेपर 2 है, पेपर 2 इसके बाद में मिल जाएगा आपको, क्योंकि दोनों पेपर अब एक साथ आते हैं। लेकिन हम अभी सॉल्व कर रहे हैं पेपर 1 को, ठीक है। इसलिए इस आरसी को जरा एक बार सॉल्व करिएगा, क्योंकि थोड़ी लेंदी आरसी है, तो आप लोग जरा खुद से पढ़ के सॉल्व करोगे तो आई थिंक ज्यादा समझ में आएगा। ये 5 क्वेश्चन जो दिए हुए हैं आरसी के, 5-6 क्वेश्चन हैं, और यहां से स्टार्ट हो जाएगा पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए भी यहाँ पर ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके आंसर भी हम आपको बताएंगे, लेकिन प्रैक्टिस कर सकते हैं, और बहुत जल्दी इसका भी पीवाईक्यू का हम क्लास लेकर आएंगे, जिससे कि आपको भी इसकी प्रैक्टिस हो जाए। आई होप आप सब लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। जिनको भी अच्छी लगी हो प्लीज लाइक करें, जिनको भी फ्री पीडीएफ चाहिए क्लास को शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारी क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर ले, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।